इंडिया गठबंधन बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के बंटवारे पर। विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्ष होने के कारण अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घुटने पर ला दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 17 सीटें दी। कहने का अर्थ यह है कि अखिलेश यादव ने देश में सबसे बड़े विपक्षी दल को देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में उसकी अहमियत बता दी और उसकी इच्छाओं पर अपने हिसाब से पूर्ण विराम लगा दिया। मगर बारी जब अपने खेमे की आई तो सबसे वरिष्ठ और दिग्गज नेता से पटखनी खा गए। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। लोग कहेंगे कि आजम खान जेल में हैं, मगर जेल में रहकर उन्होंने ऐसा दांव चला कि अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए। इस शहमात की शुरुआत हुई आजम खान से जेल में अखिलेश यादव की मुलाकात से, जहां आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा था कि आप रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, मगर यहां से अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, जो आजम खान के समर्थकों को नागवार गुजरा। आजम के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और बवाल काट दिया। अखिलेश को समझ आ चुका था कि उनकी दाल गलेगी नहीं। ऐसे में अखिलेश ने एक नाम निकालकर सामने रख दिया, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का। मुहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं और मूल रूप से वो रामपुर के ही रहने वाले हैं। रामपुर के मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी खासी पहुंच मानी जाती है। वो करीब 15 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं। रामपुर में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद भी है। उनके आने से समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों को साथ पाएगी। ये बात जग जाहिर है कि रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में उनकी दखलंदाजी ने पूरे समीकरण बदल कर रख दिए। अखिलेश यादव यही नहीं फंसे, मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भी फंस गए। यहां से मौजूदा सांसद एसटी हसन ने पर्चा भर दिया और चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया, लेकिन बैकग्राउंड से एक नाम निकल करके आया, रुचि वीरा का, जिसने पूरा माहौल हिला कर रख दिया। और फिलहाल रुचि वीरा को ही समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार माना गया है, क्योंकि मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने कह दिया है कि रुचि वीरा के पास समाजवादी पार्टी का ऑथराइज्ड एबी फॉर्म है। ऐसे में वही पार्टी प्रत्याशी मानी जाएंगी। एसटी हसन को निर्दलीय प्रत्याशी माना जाएगा। इससे सपा के लिए मुरादाबाद में अजीब स्थिति पैदा हो गई है। वहीं दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम से व्यथित एसटी हसन ने मुरादाबाद के रिटर्निंग अफसर को सिंबल लौटाने के लिए पत्र दिया है। वो सपा के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि एसटी हसन निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगे, मगर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उन्हें समर्थन कर सकती है। टिकट कटने के बाद एसटी हसन ने यह कहा कि मुरादाबाद से कोई मुसलमान ही उम्मीदवार होना चाहिए। खैर, इन सब के बीच आप ये जान लीजिए कि मुरादाबाद में सियासी भूचाल मचा देने वाली रुचि वीरा हैं कौन। रुचि वीरा आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। वो मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं। सपा से अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाली रुचि वीरा बिजनौर से विधायक रह चुकी हैं। 2013 के चुनाव में विधायक रहे कुंवर भारतेंद्र सिंह के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में रुचि ने जीत हासिल की थी। वो बिजनौर से 2014 से 2017 तक विधायक रहीं। 9 साल पहले 2015 में सपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। 2022 में विधानसभा चुनाव में बसपा ने रुचि को बिजनौर से अपना प्रत्याशी बनाया, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में बसपा ने भी रुचि वीरा पर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद रुचि की सपा में घर वापसी हुई। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से BA तक शिक्षा हासिल की है। नामांकन भरने आई रुचि वीरा से जब पूछा गया कि क्या एसटी हसन का टिकट काट कर आपको सपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। एसटी हसन मेरे बड़े भाई हैं। रुचि ने कहा कि सपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी सिंबल दिया है, उनके निर्देश पर ही वो पर्चा दाखिल करने आई हैं। खैर, मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद लोकसभा और रामपुर लोकसभा में जो अखिलेश यादव चाह रहे थे वो हुआ नहीं, बल्कि आजम खान ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। इसमें बहुत अहम है एक चिट्ठी जो आजम खान ने जेल से ही लिखी थी। आजम खान अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि रामपुर की विशेष परिस्थितियों के कारण हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको जीतना बेहद जरूरी है।
इन सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर का माहौल बदलने, गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामपुर आना जरूरी है। चिट्ठी में प्रशासनिक दबाव का हवाला देते हुए चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा गया कि रामपुर के चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नदवी को रामपुर से प्रत्याशी बना देने के बाद अखिलेश की दूरियां आजम खान के साथ बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आजम खान मुहिबुल्लाह नदवी को पसंद नहीं करते। अखिलेश जब सीतापुर में आजम से जेल में मिलने गए थे, तब भी सपा नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील की थी कि वही रामपुर से चुनाव लड़ें। आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद की सेफ सीट दी जाए, जो हो गया। वो ये भी चाहते थे कि अगर अखिलेश खुद रामपुर से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में न उतरे तो डॉक्टर एसटी हसन को वहां भेजा जाए। सूत्रों ने इस संदर्भ में दावा किया कि चूंकि डॉक्टर एसटी हसन ने रामपुर जाने से इनकार कर दिया और मुरादाबाद से रुचि वीरा का विरोध शुरू हो गया, इसलिए अखिलेश आजम का आग्रह नहीं मान सके। अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव लड़ने की सूरत में आजम खान को सबसे बड़ी आशंका इस बात की है कि उनकी सियासी विरासत का क्या होगा। अखिलेश यादव की उम्मीदवारी से एक और यहाँ उनकी सियासी विरासत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छांव में रहती, तो वहीं आजम के बरक्स कोई खड़ा नहीं हो सकता था। फिलहाल आजम खान जेल में हैं और वहां से भी उन्होंने अपना एक प्रत्याशी तो मुरादाबाद भेज ही दिया। हालांकि रामपुर वाली सीट अखिलेश यादव और आजम खान में दूरियां जरूर बढ़ा सकती हैं। अब रामपुर और मुरादाबाद के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना भी जरूरी है। शुरुआत रामपुर से। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट को सियासत की धुरी माना जाता है। कभी आजम खान का दुर्ग कहे जाने वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कब्जा कर लिया था। इस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। यहां से 12 बार मुस्लिम चेहरे चुनकर सांसद पहुंचे हैं। 2019 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान चुनाव जीते थे। हालांकि सजा होने पर उनकी सदस्यता चली गई थी। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के परिवार से यह सीट छीन ली थी। उपचुनाव में यहां बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते और सांसद बने थे। इसके बाद बात मुरादाबाद सीट की। यहां अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 45% है। नतीजों पर भी इसका साफ असर नजर आता है। अब तक हुए 17 चुनाव में 11 बार मुस्लिम चेहरों ने यहां की नुमाइंदगी की है। पहले 2 चुनाव आजादी के रंग में रंगे थे। कांग्रेस के राम सरन को दोनों बार जीत मिली। 62 में यहां पहला बदलाव हुआ और सैयद मुजफ्फर हुसैन को जनता ने निर्दलीय चुनकर संसद भेजा। जनता का फिर मन बदला और 67 और 71 में जनसंघ को जिताकर भेजा। 77 में जनता पार्टी की आंधी में मुरादाबाद भी बहा और जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान सांसद चुने गए। अगले चुनाव में भी जनता ने उन्हें ही मौका दिया। 90 के दशक में मंडल और कमंडल के प्रयोग के बीच राजनीति में नए खिलाड़ी उभरे। इसके बाद अगले 3 दशक की लड़ाई एकाध मौकों को छोड़कर इनकी नुमाइंदगी करने वाले दलों के बीच ही सिमट गई। मुस्लिम यादव वोटों की जमीन पर खड़ी हुई मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद की कड़ित माकूल थी। 96 में सपा के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल कर इसे साबित कर दिया, लेकिन उनकी जीत का अंतर महज 2000 वोटों का ही था। इसके पीछे बड़ी वजह बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को भी 1.12 लाख वोट मिलना था। 1998 में फिर सपा और भाजपा में मुकाबला हुआ और इस बार बर्क 36,000 वोटों से जीते। कलात्मक बल्लेबाजी के लिए चर्चित भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने 2009 में मुरादाबाद की पिच पर उतार दिया। अजहर को समर्थन मिला और 25 साल बाद यहां कांग्रेस फिर जीत हासिल करने में सफल रही। भाजपा दूसरे और बसपा तीसरे नंबर पर कामयाब रही, जबकि सपा महज 2% वोट हासिल कर जमानत भी नहीं बचा पाई। आखिरकार 2014 में भाजपा का इंतजार खत्म हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों से बदली हवा और मोदी लहर के बीच वोटों की जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। जाति समीकरण टूटे और भाजपा के सर्वेश सिंह ने करीब 88,000 वोटों से जीत हासिल कर कमल खिला दिया। सपा के एसटी हसन 3.97 लाख वोट पाकर हार गए। सपा को अब तक मिला यह सबसे ज्यादा वोट था, लेकिन बसपा के हाजी याकूब की उम्मीदवारी से अल्पसंख्यक वोटों में हुआ बिखराव सपा की उम्मीदों पर भारी पड़ गया। 2019 में इस बिखराव को रोकने के लिए सपा बसपा साथ आ गए। सपा को यहां चौथी बार जीत मिली और भाजपा 98,000 वोटों से पिछड़ गई। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी की जमानत जब्त हो गई।
96 से हर चुनाव जिसमें बसपा ने उम्मीदवार खड़े किए वो तीसरे नंबर पर रही, लेकिन पहला नंबर तय होने में उसके प्रदर्शन की भूमिका अहम रही। हालांकि बसपा भी यहां अपना खाता खोलने की संभावना तलाशने में लगी हुई है।